हेलो बच्चों लोग, आप लोगों का पुनीता स्मार्ट लर्निंग में स्वागत है। आज मैं पुनीता श्रीवास्तव आप लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक, ये 8वीं कक्षा का टॉपिक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सोचो। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन के कौन से कारण हैं? हमारे आसपास कौन से परिवर्तन होते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक में जो आपदाएं आई, मनुष्य क्या करते हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, तो इससे भी वातावरण क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। नीचे देखते हैं सेकंड नंबर, मानव निर्मित परिवर्तन क्या होता है? कौन से? मानव निर्मित मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है, यानी कि मानव से बनाए हैं। तो मानव क्या किए हैं? मानव क्या कर रहे कि गांव को शहर में बदल रहे हैं, यानी कि उन्हें परिवर्तन दे रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं? खेतों को हटाकर, खेतों को जंगलों को भी कटाई कर रहे हैं। खेतों के हटाकर वहां पे शहरों का विकास कर रहे हैं। ये सब क्या है? मानव निर्मित परिवर्तन है। अब यहाँ हम नीचे देखते हैं, निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। नीचे दिए गए चित्रों में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? अब ये पिक्चर जो है, ये जो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं इसके द्वारा। यहाँ पे जो है, ये दूध दिख रहा है, ये दही दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? बर्फ दिख रहा है हाथ में। यहाँ पे चना है, चना से क्या है? ये अंकुरित हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी या दूध जो भी है, यहाँ पे उबल रहा है। यहाँ पटाखा फूटा, यहाँ आग लगा है, लकड़ी को लगाया गया, देखो लकड़ी से आग निकल रहा है और यहाँ पे पटाखा फोड़ा जा रहा है। तो अभी तक हमने ये देख रहे पिक्चर से देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, विभिन्न परिवर्तन, वृक्ष से फल नीचे गिरना, लोहे पर जंग लगना, बरसात का आना, विद्युत का बल्ब प्रकाशित होना, सब्जी काटना आदि के दो समूहों में वर्गीकरण करते हुए तुम कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? अगर कोई बोले कि आप परिवर्तन दो भाग में बांटिए और उसे बताइए कि कौन कौन सा परिवर्तन इसमें हुआ है, हमें क्या करना है, जैसे अ कर दिए और ब कर दिए, और दोनों में बताना है कि जैसे इसमें क्या दिख रहा है? ऐसा परिवर्तन जो खुद से हो रहा है, और ऐसा परिवर्तन क्या हो रहा है कि मनुष्य ने किया है। तो यानी हम उसे अपने बदल मतलब बता सकते हैं कि हाँ, ये इस कॉलम में जाएगा, ये इस कॉलम में जाएगा। जैसे कि वृक्ष से फल नीचे गिरना, तो इसमें मनुष्य की कोई भूमिका है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक द्वारा किया जा रहा है। जब फल पक गया तो फल नीचे गिर गया। लोहे पर जंग लगना, अब लोहे में जंग लगना तो मनुष्य तो नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप हो रहा है। इसका भी मैं कारण बताऊंगी कि लोहे में जंग क्यों लगता है। ये पार्ट, इसे हम आगे पार्ट में जानकारी लेंगे कि लोहे में जंग लगने का कारण क्या है। बरसात का आना, ये भी अपने से नहीं हो रहा है, ये प्राकृतिक द्वारा किया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पे विद्युत का बल्ब प्रकाशित होना, अब ये क्या है? प्राकृतिक द्वारा नहीं किया गया, ये मनुष्य द्वारा किया गया है। सब्जी काटना, तो मनुष्य सब्जी काट रहा है, तो ये मनुष्य द्वारा किया जा रहा है परिवर्तन। आदि को दो समूहों में वर्गीकरण करते हुए हमें ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उपयुक्त परिवर्तन में कौन से परिवर्तन अपने आप या प्राकृतिक रूप से घटित हुए? जो मैंने ऊपर क्वेश्चन आपसे बताया था कि दो कॉलम करके बताएंगे कि कौन सा परिवर्तन अपने हो रहा है, कौन सा परिवर्तन प्राकृतिक रूप से घटित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रकरणों में परिवर्तन के उदाहरण का अध्ययन किया है, जैसे फल का पकना, दूध का खराब होना, या परिवर्तन प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं, यानी कि अपने आप हो रहा है, प्राकृतिक द्वारा हो रहा है। अब हम गर्मी के दिन में अगर दूध नहीं गर्म करते हैं तो क्या होता है? दोपहर होते होते वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक रूप से घटित हो रहा है। उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसे नेचुरल चेंजेस कहते हैं। ऐसे कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों के अन्य उदाहरण
कौन से हैं? अब क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि ऐसे और भी है क्या एग्जाम्पल जो आप जानते हो कि प्राकृतिक द्वारा हो रहा है? तो हमने पहले भी देखा अभी कि प्राकृतिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे अभी हमने बड़ा फल जैसे नीचे गिरा, तो बताया ही जा रहा है कि दूध का दही में बदलना, या जो आपका और भी क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, बताओ मेरे को। प्राकृतिक द्वारा इतना जानो कि जो आप खुद से नहीं कर रहे हो, प्राकृतिक उसे कर रही है और उसको परिवर्तन दे रही है, तो उसे प्राकृतिक परिवर्तन होगा। हमारे आसपास के पदार्थों में घटित होने वाले कौन कौन से परिवर्तन तुमने देखे हैं? अब यह पदार्थ में पूछ रहा है कि कौन कौन से परिवर्तन तुमने देखा है। इस पाठ में हम परिवर्तनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ के द्वारा क्या क्या परिवर्तन है, ये पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। आगे स्लाइड में देखो। दैनिक जीवन में हम अनेक मानव निर्मित पदार्थ देखते हैं, उनका निर्माण क्यों किया जाता है? दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में, यानी कि मानव क्या करते हैं, तरह तरह का पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब क्यों किया जाता है, यहाँ देखो। पेंसिल की नोक करना, रोटी बनाना, भोजन पकाना, जैसे कितने सारे परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उन्हें उपयोगी परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पेंसिल को अगर नोक नहीं करेंगे तो हम लिख नहीं सकते, आटे को अगर गूंथेंगे नहीं, रोटी नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे नहीं, भोजन पकाना, ये सब क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उपयोगी परिवर्तन इसे बोलते हैं। लेकिन जबकि अनुपयोगी या मानव को हानि पहुंचाने वाले परिवर्तनों को हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो हमें हानि पहुंचा दे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसे हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, तूफान द्वारा उखड़कर गिरा हुआ वृक्ष कौन सा परिवर्तन है? अगर कहीं तूफान, आंधी, पानी तेज आता है, उसमें क्या होता है कि पेड़ गिरने लगता है, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या उपयोगी है? नहीं, ये इसको बोलेंगे हानिकारक परिवर्तन। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? अब यहाँ पे हमने देखो पहले ही बोला था कि ये मानव निर्मित तो है नहीं। यहाँ पे देखो हमने क्या, दूध का दही बनना क्या हो जाएगा, प्राकृतिक परिवर्तन, यानी कि हम इसमें कोई भूमिका निभा रहे नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं। विचार करो, क्या तुम्हारे द्वारा बनाई सूची के प्राकृतिक निर्मित और मानव निर्मित परिवर्तनों का उपयोगी और हानिकारक परिवर्तनों में वर्गीकरण किया जा सकता है? अब बताया बोला जा रहा है कि क्या तुम जो भी प्राकृतिक निर्मित है और मानव निर्मित है, क्या तुम उसका उपयोग, उसमें भी उपयोगी और हानिकारक परिवर्तन को वर्गीकरण कर सकते हो? तो हाँ, वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अब उपयोगी तो बता सकते हैं, हानिकारक भी बता सकते हैं, प्राकृतिक भी बता सकते हैं। तो ये हम सूची बना सकते हैं। कभी तक हमने परिवर्तनों के कुछ प्रकारों का अध्ययन किया है, उसमें से गुब्बारा फूटना और फल का पकना। अब यहाँ पे देखो दो एग्जांपल आ गया। गुब्बारा फूटना, आप लोग जैसे देखो, यहाँ गुब्बारा यानी कि बर्थडे पार्टी वगैरह होता है, तो हम लोग गुब्बारा क्या करते हैं, वहां पे फुलाते हैं, और अचानक से क्या होता है, वो फूट जाता है कभी कभी, जैसे फुलाते फुलाते क्या वो फूट गया। और फल का पकना, फल क्या होता है, पकना। तो इन दोनों का परिवर्तन समयावधि की दृष्टि से, समावधि मतलब समय, यानी कि कितनी समय लग रही है, तो विचार करें तो क्या होगा, तो गुब्बारा फूटना जल्दी है, यानी कि ये जल्दी में हो गया। तो गुब्बारा फूटने की समयावधि फल के पकने की समयावधि से बहुत ही कम है, यानी कि गुब्बारा जल्दी फूट गया और फल पकने में समय लग गया। तो जिस परिवर्तन को घटित होने के लिए कम समय लगता है, उसे शीघ्र परिवर्तन कहते हैं, और फल पकने की क्रिया को मंद परिवर्तन। यानी कि जो क्रिया जल्दी से हो गई, यानी कि ये गुब्बारा फूटना जल्दी हो गया, तो उसे शीघ्र परिवर्तन कहेंगे, और फल पकने की क्रिया को क्या, धीरे धीरे फल पक रहा है, तो मंद परिवर्तन कहते हैं। अभी तक हम लोग देखो क्या क्या सीख गए, उपयोगी परिवर्तन क्या है, हानिकारक परिवर्तन क्या है, फिर मानव द्वारा परिवर्तन क्या है, शीघ्र परिवर्तन क्या है, मंद परिवर्तन क्या है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अभी देखो आगे और क्या स्लाइड में सीखने वाले हैं। तुम्हारे आसपास घटित होने वाले शीघ्र और मंद परिवर्तन के उदाहरण बताओ। अब इसमें अभी तो आपको समझ में आ गया कि शीघ्र परिवर्तन क्या है, मंद परिवर्तन क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि शीघ्र क्या हो रहा है और मंद क्या हो रहा है। यानी कि जो शीघ्र जल्दी हो गया उसे शीघ्र बोलेंगे, मंद जो धीमे हो रहा है उसे हम मंद बोलेंगे। तो इसका भी हम उदाहरण अच्छे से बता सकते हैं। जैसे बताया मैंने कि शीघ्र क्या हो गया, फल पकना मंद हो गया, शीघ्र हो गया गुब्बारा फूटना शीघ्र हो गया, है ना। अब जैसे कोई पूछे कि साइकिल और एरोप्लेन
में कौन सा जल्दी फास्ट भागेगा, कौन जल्दी होगा, तो शीघ्र क्या हो गया, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो जल्दी, अब यहाँ पे देखो थोड़ा मनोरंजन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग मनोरंजन अपने क्लास में हो, घर पे हो, कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे कांच की चूड़िया के टुकड़े और मोमबत्ती, माचिस, दिया, सलाई आदि, क्या करना है, कांच की चूड़ी को छोटा छोटा टुकड़े में काटना। छोटा कैसा, यानी कि जो मान एक अंगुली के बराबर है, तो उसको 3 पीस कर दिए टुकड़ा, और क्या करने का, मोमबत्ती लेने का, माचिस और आदि। कृति, कांच की चूड़ी के एक टुकड़े को उंगलियों का आधार देकर मोमबत्ती की ज्योति को पकड़ो, यानी कि हम क्या करने का, कांच को पकड़ने का, और ये मोमबत्ती है की ज्योति में उसको लेके जाने का। तो क्या होता है, वो कांच क्या होगा, साइड से गर्म होगा, और क्या करना होगा, वो हल्का हल्का दिखेगा कि मेल्ट हो रहा है, तो उसे क्या करना है, हल्का मेल्ट नहीं, वो क्या होता है, दिखेगा कि हाँ ये उसका वो पिघलने जैसा लगता है, पिघल के उसका साइज में थोड़ा बदलाव आता है, उसे क्या करने का, उसके बाद उसको क्या, भाग को जो कांच के टुकड़े के बीच का भाग नरम होगा, उसका निरीक्षण करो। दोनों सिरों पर उंगलियों के दाब के कारण चूड़ी के टुकड़े का नरम होने वाला भाग मुड़ जाता है। यानी कि बता रहा है कि जैसे ही वो जो ठंडा हो रहा है, वहां पे वो चूड़ी का जो टुकड़ा है वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इस प्रकार दोनों सिरों को एक दूसरे को समीप लाओ, और दूसरे और उसे अब ठंडा करो और होने दो। मतलब ऐसे जो बताया ना कि दोनों सिरों को गर्म करो, दोनों को हल्का सा गर्म करने पे जो ठंडा होगा, जब वो मुड़ जाएगा। इस प्रकार विभिन्न टुकड़े एक दूसरे में फंसाकर बंदरवार बनाया जाता है। बंदर बनाने की डेकोरेशन के लिए ऐसी विभिन्न आकार के विभिन्न रंगों का बंदरवान बनाओ और अपनी कक्षा पर घर को सजाओ। तो लेकिन ये जो करना है, कभी भी अपने टीचर के सामने करना है, नहीं तो घर में अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनके सामने ये करना है, क्योंकि यह मोमबत्ती का काम हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तुमने कांच के टुकड़े से गोलाकार कड़ी बनाई, उसका आकार बदलकर पहले जैसा टुकड़ा कैसे बनाओगे? अगर हमने क्या किए, कांच के टुकड़े को गोलाकार बना लिया, तब क्या वो पहले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मोमबत्ती को पिघलाकर पुनः मोमबत्ती कैसे तैयार की जा सकती है? अब मोमबत्ती को पिघलाकर पुनः मोमबत्ती बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। अगर वो पिघल जाता है तो क्या कर सकते हैं, उसको फिर से उसको हम उस शेप में ला सकते हैं। मोम पिघलकर पुनः मोम प्राप्त करना, इसे हम पुनः पुनः करके देख सकते हैं। अतः पुनः पुनः विपरीत क्रम में होने वाले परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो पुनः पुनः हो रहा है, वो बार बार जो हो रहा है, उसे हम दोबारा करके देख सकते हैं, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। परंतु पके हुए आम का पुनः कैरी में रूपांतरण नहीं हो सकता। अगर कोई आम पक गया है, तो उसे क्या हम फिर से कच्चा आम बना सकते हैं? तो नहीं। लकड़ी के जलने के बाद राख से पुनः लकड़ी नहीं मिलती है। अगर लकड़ी जल गया तो उसका राख बन सकता है। लकड़ी जलने के बाद क्या होगा, राख बन जाएगा। लेकिन अब हम चाहेंगे कि राख से लकड़ी बन जाए, तो नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, दिन के पश्चात कौन सी स्थिति आती है, सूर्योदय के पश्चात दूसरी स्थिति कौन सी आती है? दिन के पश्चात क्या आता है? दोपहर आता है। सूर्योदय के बाद क्या आता है? सूर्यास्त आता है। समुद्र में ज्वार आने के पश्चात कौन सी स्थिति आती है? वृक्ष पे बैठे पक्षी का उड़ जाना, बाढ़ आना, आकाश से उल्कापात होना। अब ये सब बताना है कि क्या होता है। यहाँ पे देखो, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कुछ परिवर्तन निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते हैं। ऐसे परिवर्तन को आवृत्ति परिवर्तन कहते हैं। आवृत्ति मतलब क्या हो गया, समय का। आवृत्ति में समय का परिवर्तन है, समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, आवृत्ति बोलते हैं। इसके विपरीत किसी परिवर्तन के घटित होने के पश्चात वह पुनः कब घटित होगा, यह निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। यदि वह घटित होता है भी है, तो दोनों के बीच के समयावधि समान नहीं होती। ऐसे परिवर्तन को अनावृत्ति परिवर्तन कहते हैं। यानी कि हमें जो मालूम है कि जो मतलब इस समय के बाद ये चीज होने वाला है, तो ये आवृत्ति परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ कोई मुझे समुद्र में ज्वार कब आएगी, ज्वार भाट कब होने वाला है, तो हमें इसकी पता जानकारी नहीं है। तो इसे जो जानकारी हमें नहीं मालूम है किस समय पे होने वाला है समान, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनावृत्ति। जैसे बाढ़ आना भी क्या हो गया, अनावृत्ति परिवर्तन। अब यहाँ पे देखो, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु कौन से प्रकार के परिवर्तन है? घड़ी में सुबह 6 बजे हैं, बाद में शाम में 6 बजने तक आवृत्ति परिवर्तन किस किस में दिखाई देता है और कितनी बार? बच्चों ये देखो, आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा पहले पढ़कर। 1 और 2 जो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर जरूर भेजो और मेरे को बतलाओ। ये देखो, आप यहाँ पे निरीक्षण करो, ये पे क्या है, कच्चा आम है, और ये क्या है, पका हुआ आम है। संलग्न चित्र में दिखाई देने वाले कौन से परिवर्तन अस्थायी हैं? अब पूछ रहा है कि ये पिक्चर देखकर तुम्हें बताना है कि कौन सा परिवर्तन जो अस्थायी है, यानी कि एक जगह पे स्थिर नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे
कौन से परिवर्तन अस्थाई है, यानी कि कौन सा परिवर्तन अस्थाई रूप से है। किस परिवर्तन में मूल पदार्थ परिवर्तित हुआ, मूल पदार्थ परिवर्तन हो गया, यानी फिर से वही चीज हमें प्राप्त हो गई है। किस परिवर्तनों के मूल पदार्थ वैसे ही रहा, किन परिवर्तनों में नए गुणधर्म का नया पदार्थ तैयार हुआ है। अब इसके थ्रू हमें समझना है। अब ये देखो, गुलाब के जो भी कली थी वो फूल हुआ, यहाँ पे बर्फ है, बर्फ से फिर पानी हुआ, ये क्या है, कच्चा आम है, ये पक्का हो गया। तो यहाँ पे हम देखना है, उपयुक्त परिवर्तन के उदाहरण में गौर किया गया तो जिस परिवर्तन के समय मूल पदार्थ और गुणधर्म जैसे वैसे ही रहे, अर्थात उनका संगठन स्थिर रहा, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसे हम ये जो है बर्फ का क्या हुआ, पानी बनना, पानी को फिर रूपांतरण करके हम बर्फ बना सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का पुनः रूपांतरण नहीं किया जा सकता, फिर वही उसी शेप में उसी जैसा था वैसे ही हो जाए, तो इसे हम भौतिक बदल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस परिवर्तन के घटित होने पर मूल पदार्थ का रूपांतरण नए विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ समझेंगे हम लोग कैसा मूल पदार्थ, यानी हमने बताया था कि लकड़ी अगर जलाए हम उसे, तो राख प्राप्त होता है। राख को पुनः हम लकड़ी बना सकते नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। कि जो पदार्थ अपने पहले जैसी अवस्था में नहीं आ पाती है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होते समय कौन सी क्रियाएं होती हैं, कटोरी में पानी लेकर उसमें दी जाए तो क्या होता है। अब ये भी आप मुझे अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें इसका उत्तर दीजिए, हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, वाष्पीकरण से कपड़ों का सूखना, वाष्पीकरण का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर ऊपर की ओर जाना, और तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की क्रिया। तो कपड़ों का सूखना, अगर हम कपड़ों को धूप में पसारेंगे तो धीरे धीरे वो वाष्पीकरण के कारण ही कपड़ा क्या होता है, सूखता है। समुद्र के पानी से नमक का तैयार होना संभव होता है, तो समुद्र से जो वहां भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, नमक तैयार हो रहा है। जल चक्र में हमें विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया है, वे कौन सी हैं। क्या ये क्रियाएं होते समय पानी के मूल गुणधर्म में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे देखो जल चक्र, जल चक्र भी हमने देखा है कि क्या होता है, कि समुद्र का पानी है, वो ऊपर जाता है, आकाश में बादल बनता है, बादल से फिर पुनः वो क्या होता है, यानी कि सूर्य का रोशनी होता है, सूर्य का रोशनी समुद्र में पड़ता है, समुद्र का पानी गर्म होता है, गर्म होने के साथ फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो बादल नीचे लाता है। तो ये क्या हो गया, जल चक्र की क्रिया। जल चक्र की क्रिया जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे एक और दिखाएंगे, अच्छे से बताएंगे, पूर्ण केवल उसी पर चर्चा करेंगे, जल चक्र क्या है, डिटेल में जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे समझ लो। तो पिछली कक्षाओं में हमने घुलना, क्वथन, विलेयता जैसी क्रियाओं का अध्ययन किया है। ये सभी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यानी हमने पढ़ा है, समझा है कि भौतिक परिवर्तन जैसा मूल पदार्थ पुनः हम वैसा जैसा था वैसा ही प्राप्त कर लें, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लकड़ी से मेज बनना, लकड़ी जलना, कांच की वस्तुओं का फूटना, टमाटर का पकना, लोहे पर जंग लगना जैसे परिवर्तनों को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में से कौन से हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन से है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि सेम टू सेम हमें पहले जैसा चीजें मिल जाना, तो उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो अब यहाँ पे देखो, लकड़ी जलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लकड़ी जलना है पे रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का मेज बनना, तो क्या मेज से लकड़ी हम बना सकते हैं, तो नहीं, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। टमाटर का पकना, टमाटर क्या फिर से हम ला सकते हैं, तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, अब लोहे पे जंग लगा है तो क्या ये भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। या ये उसको हम पुनः लोहे को पहले जैसा कर सकते नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, रासायनिक यानी कि उसको पेंट वगैरह लगाते हैं, तब जाके वो हम जैसा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सामग्री, अब यहाँ पे देखो,
वाष्पन पात्र, शक्कर, बर्नर, तिपाही आदि। कृति: वाष्पन पात्र में शक्कर लो, उसे तिपाही पर रखो, उसमें उष्मा दो, शक्कर के होने वाले विविध परिवर्तनों का निरीक्षण करो। वाष्पन पात्र की पेंदी में काला पदार्थ दिखने पर उष्मा देना बंद करो। यानी कि क्या बोल रहा है कि वाष्पन यानी कटोरी, इसे हम घर पे भी करके देख सकते हैं कि कटोरी में क्या करेंगे, शक्कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जैसे ही वो जो है वाष्पन पात्र में, कभी आप देखते होंगे कि पतीले में कभी कभी चीनी डाले तो क्या होता है, ध्यान नहीं रहा तो क्या होता है, काला पूरा जो चीनी रहता है वो जलकर काला पड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, उसको हम जो काला हो गया पुनः चीनी को रंग में ला सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे पर जंग लगना था तो उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, तो तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत तैयार होती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। अब बरसात का दिन होता है, उस पे कैसा हो जाता है, लोहे का चीज। अगर हम बरसात में बाहर में साइकिल वगैरह रख दे तो ध्यान ना दे तो वो कैसा हो जाता है, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगर वो रख देंगे तो वो जो लोहा है वो खराब हो जाता है। तांबे पे क्या हो जाता है, हरा रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण को रोकने वस्तुएं क्या होती है, क्षीण यानी कि खराब होने लगती हैं, क्षीण बर्बाद होती है। तो उसे क्यों होता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन नमी रसायनों की वाष्प के कारण संक्षारण होता है। अब हमें मालूम है कि हवा में ऑक्सीजन है और भी जो गैसें हैं हवा में मौजूद होती हैं, उस पे क्या होता है, रसायन की अभिक्रिया होती है। इसके कारण क्या होता है, जो ये जो हमारा लोहे का सामान है वो संक्षारण होता है, यानी कि वो उसका रंग बदलने लगता है। तो क्या होता है, वो खराब जल्दी होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, संक्षारण रोकने के लिए लोहे की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। अब कोई पूछेगा संक्षारण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे गेल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तांबे पीतल बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। अब देखो, कोई पूछेगा कि तांबे पीतल पे कौन से बर्तन क्या चढ़ाया जाता है, तो हम बोलेंगे टीन की परत। और लोहे पे क्या चढ़ाई जाती है, लोहे की वस्तु पे तो जस्ते की पतली परत। इसे हम कलई कहते हैं। तांबे पीतल वाले को कलई कहते हैं और लोहे वाले को यहाँ पे गेल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रौद्योगिकी के युग में पाउडर कोटिंग की नई पद्धति विकसित हो चुकी है। पाउडर कोटिंग में लोहे, एल्युमिनियम जैसे विभिन्न धातुओं पर रंग बिरंगी परतें चढ़ाई जाती है, इस कारण संक्षारण नहीं होता है। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि आजकल मतलब कि आजकल जो युग में है, यानी बर्तन वगैरह जो भी तैयार किया जा रहा है, उसे क्या करे, पहले से उसकी ऐसी पद्धति विकसित कर दी गई है, रंग बिरंगी वगैरह उसके जो जो उसके नीचे की जो पेंदी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि लोहे की कोटिंग में लोहे, एल्युमिनियम वगैरह उसमें लगाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो बर्तन है या जो भी सामान है वो खराब होता नहीं है। अब यहाँ सदैव ध्यान में रखना है हमें, परिवर्तनों का वर्गीकरण करने के लिए जैसे एक समय पर एक ही कसौटी का विचार होता है, वैसे ही किसी एक परिवर्तन का विभिन्न कसौटियों पर भी विचार किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग अच्छे से भौतिक और रासायनिक बदल के बारे में समझ चुके हैं। कोई भी अगर हमसे पूछता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो हम अच्छे से उत्तर उसके बारे में दे सकते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।